हेलो फ्रेंड्स, वेलकम एसएस ऑनलाइन स्टडी सेंटर। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, अपन ने पिछली क्लास के अंदर एक बात की थी, भाषा के प्रकार। किसकी बात की थी? भाषा के प्रकार। भाषा के प्रकार। तो अपन ने जो भाषा के कितने प्रकार बताए थे? अपन ने भाषा के 3 प्रकार बताए थे। कौन कौन से? पहला है मौखिक भाषा, मौखिक भाषा। दूसरी लिखित भाषा, लिखित भाषा। और तीसरी सांकेतिक भाषा, सांकेतिक भाषा। तो अपन ने इन तीनों प्रकार के जो तीनों टाइप्स हैं इनके बारे में बात की थी, इनकी परिभाषा की थी, इनके उदाहरण से अपन ने इनको समझा था। तो अब अपन ने एक लास्ट में जो क्वेश्चन देके गया था मैं, तो वो क्वेश्चन क्या था कि सबसे सरल व सबसे कठिन भाषा। क्या पूछी थी? सबसे सरल व कठिन भाषा। इनमें सबसे सरल भाषा कौन सी है और सबसे कठिन भाषा कौन सी है? तो अब अपन देखते हैं। पहले मौखिक भाषा बताई थी। मौखिक भाषा क्या होती है कि अपने जो विचार बोलकर जो प्रकट कर रहे हैं और सामने वाला उसको सुनकर प्रकट कर रहा है, तो वो कौन सी भाषा होगी? मौखिक भाषा। लिखित भाषा में क्या है कि अपन उसको लिख के प्रकट कर रहे हैं और सामने वाला उसको पढ़कर, सामने वाला उसको क्या कर रहा है? पढ़कर। यानी कि इसको सुनकर, बोलकर और सुनकर, इसको बोलकर, सुनकर और इसको लिखकर और पढ़कर। देख लिया, इसको बोलकर सुन रहे हैं, इसको लिखे हुए को क्या कर रहे हैं? लिखे हुए को अपन पढ़ रहे हैं, तो पढ़कर। और ये क्या हो गई? इशारा या संकेत में। ये भाषा किसमें है? इसमें कोई संकेत कर रहे हैं अपन किसी भी प्रकार की। तो अब अपन इसमें देखते, तीनों की देख लिया। जब हम अपने विचार बोलकर प्रकट कर रहे हैं, सामने वाला सुनकर प्रकट कर रहा है, सुन रहा है, तो वो कौन सी भाषा होगी? मौखिक। और जब कोई अपन लिखी हुई चीज को पढ़ रहे हैं, उसको पढ़कर देख रहे हैं, समझ रहे हैं उनके विचार, तो वो कौन सी भाषा होगी? लिखित भाषा। अब सांकेतिक भाषा में कोई भी बात अपन इशारों में ही कर रहे हैं, तो वो कौन सी होगी? सांकेतिक भाषा। ठीक है। अब अपन क्वेश्चन आते हैं। मैंने 2 क्वेश्चन बता गया था पिछली क्लास में। अब सबसे सरल भाषा कौन सी है और सबसे कठिन भाषा कौन सी है? तो दोस्तों, आपने देखा कि सबसे सरल भाषा कौन सी है, क्योंकि आजकल कंपटीशन के अंदर कोई भी एग्जाम हो, कोई भी एग्जाम हो, उसके अंदर सीधी सीधी परिभाषा न पूछते हैं, उसके एग्जाम्पल उदाहरण के द्वारा पूछते हैं इसमें कौन सी भाषा का उदाहरण है ये। तो विशेषकर रीट वाले विद्यार्थी ध्यान दे लो। इनमें रीट वाले हैं, पटवार वाले हैं और पुलिस एसआई वाले हैं। इनमें क्या कोई सीमा नहीं है, जहां भाषा शब्द आ गया, हिंदी लिखा आ गया, तो वो समझो ये चीजें उसमें आएंगी, कहीं से भी पूछ सकता है वो। ठीक है। तो अपन सबसे सरल भाषा देख रहे हैं। इसमें सबसे सरल भाषा कौन सी है? सबसे सरल भाषा पूछे तो सीधी आती है मौखिक भाषा। सबसे मौखिक भाषा। तो मौखिक भाषा सबसे सरल भाषा कैसे है? क्यों है? क्योंकि इसमें जो अपन बोल रहे हैं, सामने वाला उन शब्दों को सीधा उनका अर्थ समझ रहा है, या जो कहना चाह रहे हैं उसको वो सीधा समझ रहा है। तो कौन सी भाषा होगी? क्या होगी? सरल होगी वो, क्योंकि मौखिक भाषा बोल रहा है, सामने वाला सुन के समझ रहा है। तो कौन सी होगी? मौखिक भाषा। क्या होगी? सबसे सरल भाषा। क्योंकि आपस में जो वार्तालाप होती है, कोई बातचीत करते हैं, तो उनकी सीधी ही प्रत्यक्ष में बातें, सारे सार्थक शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं, सामने वाला समझ रहा है उसको, तो क्या हो? आ गया? आसान, सरल होगी। और सबसे कठिन भाषा पूछें तो सबसे कठिन भाषा में कौन सी आ गई? सांकेतिक भाषा। अब जैसे पूछे भाई ये तो सबसे सरल होगी, ये कठिन होगी, तो ये कौन सी भाषा होगी? ये भाषा को अपन बोले तो ये क्या है? सरल भी है और कठिन भी है। क्या है? ये सरल भी है और कठिन भी है। कैसे है सरल भी कठिन भी? क्योंकि अपन इसके बारे में, इसको एक एग्जाम्पल अपनी हिंदी का ले रहे हैं भाई, एग्जाम्पल अपनी हिंदी का, हिंदी भाषा है। हिंदी भाषा अपने को जो साक्षर व्यक्ति हैं उनको तो वो आती है, हिंदी आती है, और जो साक्षर नहीं है उनको वो नहीं आती है। तो जैसे कोई भी पत्तर है या कोई भी बुजुर्ग आदमी जो साक्षर नहीं है, दादा है
या पापा हैं जो पढ़े लिखे नहीं है, उनके पास यदि कोई पत्र पहुंचता है तो वो क्या करता है, कोई पढ़े हुए व्यक्ति के पास लेके जाता है कि भाई इसको पढ़ के बताओ क्या लिख रखा है। तो क्या है, जो पढ़ना जानता है, उस साक्षर है, उसके लिए तो क्या होगी, सरल होगी, और जो नहीं जान रहा है उसके लिए क्या होगी, कठिन होगी। इसलिए जो ये लिखित भाषा है ये क्या है, सॉरी मौखिक लिखित भाषा है ये क्या है, सरल भी है और कठिन भी है। अब सांकेतिक भाषा देखें, सांकेतिक, क्योंकि संकेत कोई फिक्स नहीं होते, कोई फिक्स नहीं होते, क्योंकि जैसे अपन देख रहे हैं, मैंने एग्जांपल दिया था मैथ्स का संकेत के अंदर, तो वहाँ क्या है, इशारा फिक्स हो गया, वहाँ तो इशारे फिक्स हैं। और कई बार क्या होता है, कोई भी अपन सांस्कृतिक प्रोग्राम में जा रहे हैं, सांस्कृतिक प्रोग्राम देख रहे हैं और अपने को आनंद की अनुभूति हो रही है, तो अपन क्या कर रहे हैं, ताली बजा रहे हैं। तो क्या है कि अपने को मनोरंजन यानी आनंद का प्रभाव बास दिला रही हैं और तालियां, क्योंकि जो इशारे कर रहे हैं अपन वैसे तो कह नहीं रहे हमें आनंद आ रहा है, तो अपन कौन सा इशारा दे रहे हैं कि वो ताली बजा के इशारा दे रहे हैं। ठीक है, दूसरी बात, अपन कहीं रास्ते में चल रहे हैं और अचानक कोई भी चीज़ आ जाती है तो वो चमक के जो ताली बजाते हैं या करते हैं, तो क्या किसमें प्रयोग होगा, दूसरी बार ताली का आश्चर्य रूप में। तो क्या है, एक बार तो अपन आनंद में, दूसरी बार आश्चर्य में। ठीक है, तीसरी बार अब अपन जैसे कह रहे हैं अपने दोस्त को, पापा बैठा है तो भाई शाम को मैं आऊँगा और तेरी खिड़की के पास आके 2 बार ताली बजाऊंगा तो खेलने के लिए बाहर आ जाना। तो जैसे वो आता है शाम को खिड़की बजाता है, दोस्त तो समझ जाता है कि हाँ खेलने के लिए बुला रहा है, खेलने चलना है अपना, लेकिन उसके पापा उसको नहीं समझता है। तो ताली कितनी जगह बज गई, 3 जगह, तीनों जगह में तीनों का क्या हुआ, अर्थ तीनों का अलग अलग हुआ। तो क्या हो गई, ये सबसे कठिन भाषा हो गई। ठीक है, अब एक बात और देखो, जैसे अपन देखते हैं जब गाड़ी जो हॉर्न बजाती है, पीछे से मान लो कोई गाड़ी आ रही है, तो गाड़ी जब अपना हॉर्न बजा रही है तो अपन इसको कौन सी भाषा में लेंगे, क्योंकि उसकी आवाज़ तो सुन रही है अपने को, आवाज़ तो अपने क्या हो रहा है, सुन रहा है, तो अपन इसको कौन सी भाषा में लेंगे बताओ। क्योंकि जो अपने क्या बताया था कि भाई सुनेंगे वो किस में आ जाएगा, मौखिक में आ जाएगा। ये हॉर्न तो हमें सुन रहा है तो ये किस में आएगा, ये आएगा सांकेतिक भाषा में। वो कैसे भाई, जब तक कोई भी सार्थक ध्वनि हमारे कानों में न आए या हमें सुनाई नहीं दे, जब तक क्या होगी, वो संकेत में ही रहेंगे। क्या है, क्या बताया, सार्थक ध्वनि, इसका बात का ध्यान देना कि सार्थक ध्वनि होती है वही किस में आएंगी, मौखिक भाषा में, और जिनका सार्थक, जिनका अर्थ स्पष्ट नहीं होता है वो किस में आ जाएंगी, संकेतों में। अब दूसरा अपन देखते हैं, अब भाई रोड के ऊपर ये चिन्ह लगा रहता है, रोड पे ये चिन्ह लगा रहता है, तो अपन इसको क्या बताएं, कौन सी भाषा में, क्योंकि इसको अपन देख रहे हैं भाई। जैसे लिखित भाषा में आएगा भाई, जहाँ लिख रखा है उसको अपन देख रहे हैं, तो ये कौन सी भाषा में आएगा, ये भी सांकेतिक भाषा में आएगा। क्यों, क्योंकि जब तक अपने को पढ़ने के लिए नहीं मिलेगा, जब तक वो क्या रहेगी, संकेतों में ही रहेगा। ये संकेत में ही है, क्योंकि इसमें अपने को पढ़ने को कुछ नहीं मिल रहा, एक खाली चिन्ह है, संकेत के रूप में दिख रहा है, देख रहे हैं अपन इसको लेकिन पढ़ नहीं पा रहे, तो किस में आएगा, सांकेतिक भाषा में। तो अब आप भाषा के प्रकार समझ गए होंगे। अब इसी को अपन बढ़ाते हुए जो अपनी मुख्य बात है वहाँ लेके आ रहे हैं अपन। अब अपन क्या है कि अब देख रहे हैं कि हिंदी भाषा, क्या हिंदी भाषा कहाँ से आई, कैसे आई। अब तक तो अपन भाषा देखते आ रहे थे, अब देखते हैं हिंदी भाषा। हिंदी भाषा, अब हिंदी भाषा का विकास कैसे हुआ है, कहाँ से आई, इसको अपन 3 दृष्टिकोणों में पढ़ेंगे। इसको कितने दृष्टिकोणों में पढ़ेंगे अपन, 3 दृष्टिकोणों में। कौन कौन से, ऐतिहासिक दृष्टिकोण, ठीक है, भौगोलिक दृष्टिकोण और राजनीतिक दृष्टिकोण। क्या है कि अपन इसको 3 दृष्टिकोण से देखेंगे। ठीक है, अब हिंदी भाषा का विकास कैसे हुआ है, हिंदी कैसे आई है, या शुरू से ही हिंदी थी क्या, तो इसको अपन क्या देख रहे हैं। अब इसको अपन तीनों रूप में देखेंगे, ऐतिहासिक रूप में, भौगोलिक रूप में और राजनीतिक रूप में। तीनों दृष्टिकोणों से अपन देखते हैं। तो सबसे पहले अपन देख रहे हैं इसको किसमें,
अक्की ऐतिहासिक दृष्टिकोण। सबसे पहले कौन सा? ऐतिहासिक दृष्टिकोण। ऐतिहासिक दृष्टिकोण से देखते हैं अपने सबसे पहले, ये किसी एक एग्जाम के लिए नहीं है, सभी एग्जामों में आप सब्जेक्ट की तरफ देख लो या व्याकरण की साइड से देख लो, या फिर इसका तीसरा जो है जो जीके है, जीके के अंदर भाषा आती है तो उसमें ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो ये सभी परीक्षाओं के लिए इंपॉर्टेंट है। इस दृष्टिकोण को, ऐतिहासिक दृष्टिकोण को, यानी कि हिंदी भाषा का विकास कैसे हुआ है, इस बात को बिल्कुल ध्यान से समझ लो, एक एक बात को। अब अपन देखते हैं कि इसकी ऐतिहासिक दृष्टिकोण, इसका इतिहास क्या है, कैसे ये हिंदी आई हुई है। तो अपन इसमें देखते हैं सबसे पहले कौन सा? ऐतिहासिक दृष्टिकोण। ऐतिहासिक दृष्टिकोण में आप देखो, सबसे जगत जननी भाषा किसको कहा गया है, सबसे प्राचीन भाषा किसको कहा गया है, कौन सी है? सबसे पहली आती है संस्कृत। कौन सी है? संस्कृत। अब संस्कृत भाषा को क्या कहा है? जगत जननी कहा गया है इसको, जगत जननी भाषा कहा गया है इसको, क्योंकि सभी भाषाओं की जननी कौन सी है? संस्कृत। और जब प्राचीन काल में जब संस्कृत का जो बोलबाला था, संस्कृत जो भाषा चल रही थी, उस समय दो प्रकार की संस्कृत चल रही थी। कौन कौन सी? एक तो क्या है? वैदिक संस्कृत, और दूसरी लौकिक। कौन कौन सी? एक तो वैदिक संस्कृत, दूसरी लौकिक संस्कृत। अब वैदिक संस्कृत और लौकिक संस्कृत, इन दोनों में क्या है? वैदिक संस्कृत को तो अपन मोस्टली रूप में बाले, इसमें जो लिखे गए थे वेद हैं और उपनिषद। ये वेद से समझ जाओगे भाई वैदिक भाषा में क्या लिखा गया है, वेद और उपनिषद लिखे गए हैं, उपनिषद, ठीक है। और लौकिक भाषा में दो ग्रंथ लिखे गए हैं, कौन कौन से? धार्मिक ग्रंथ हैं रामायण और महाभारत, रामायण और महाभारत, ये दो ग्रंथ लौकिक भाषा में और ये दो वैदिक भाषा में। अब एक बार वैदिक और लौकिक समझ लो। वैदिक में क्या है, कि इसमें संस्कृत के उच्चारण इतने बड़े थे कि पूरा वाक्य पूरा हो जाएगा लेकिन शब्द का एंड नहीं होगा, तो ये थोड़ी कठिन पड़ रही थी। लौकिक भाषा क्या है? लौकिक आम जन की बोलचाल की भाषा आ जाती है, जिसमें कि कोई अन्य भाषा या कोई दूसरी भाषाओं के शब्द उसमें मिला लेते, थोड़ी सरल पड़ती है, इसलिए इस लौकिक भाषा को ज़्यादा प्रचलन में रहा। और ये वैदिक भाषा है जो इन वेद और उपनिषदों तक ही, यहाँ तक ही ये भाषा का रुकावट हो गई, क्योंकि इसका और जो शब्द थे, शब्द इतने बड़े थे कि पूरा वाक्य बन जाता था लेकिन शब्द का अर्थ नहीं हो पाता था, यानी कि किसी से पढ़ने में बहुत ज़्यादा कठिनाई होती थी, इसलिए इस भाषा का तो विकास हुआ नहीं। और अपन ने पहले भाषा को विशेषता क्या बताई थी? यह परिवर्तनशील है, परिवर्तनशील है, परिवर्तनशील बताई थी। तो इसलिए भाषा में क्या हुआ? परिवर्तन हुआ, क्योंकि स्थिर नहीं है, ये भी बताई थी इसकी विशेषताओं में। तो लौकिक भाषा आम जन की भाषा में, अब लौकिक भाषा में थोड़ा बहुत परिवर्तन होता आया, तो लौकिक भाषा के बाद, लौकिक संस्कृत भाषा के बाद कौन सी भाषा निकल के आई है? पाली भाषा निकल के आई थी। इसके बाद कौन सी? पाली भाषा। अब जब पाली भाषा आती है उस समय कौन सा धर्म ज़्यादा अपने शिखर पे था? बौद्ध धर्म। कौन सा धर्म से संबंधित है ये? पाली भाषा कौन से धर्म से संबंधित है? बौद्ध धर्म से, बौद्ध धर्म से संबंधित है। जो बौद्ध धर्म के जो तीन ग्रंथ है, तीन पिटक है, त्रिपिटक है, वो किस भाषा में लिखा होगा? ध्यान दे लेना, ये आ गया कि त्रिपिटक जो बौद्ध धर्म के जो धार्मिक ग्रंथ है वो किस भाषा में लिखे गए हैं? पाली भाषा में, जिनको क्या कहते हैं? त्रिपिटक। ये कौन सी भाषा में लिखे गए हैं? पाली। अब पाली भाषा को बौद्ध धर्म के समय में अब चरम सीमा पे थी, अब इसमें भी थोड़ा परिवर्तन होता आया, तो जब इसका और आगे परिवर्तन बढ़ा तो कौन सी भाषा निकल के आई इसके बाद? प्राकृत भाषा, प्राकृत भाषा। अब प्राकृत भाषा आ गई। अब प्राकृत भाषा के समय कौन सा धर्म अपने चरम पे था? जैन धर्म आ गया। कौन सा? जैन धर्म। तो ये कौन से धर्म की भाषा हो गई? प्राकृत भाषा जैन धर्म की थी। और जो इसके ग्रंथ है जिनको अपना आगम कहते हैं, जो जैन धर्म के जो ग्रंथ है उसको क्या कहते हैं? आगम। और आगम की रचना किन में हुई है? कौन सी भाषा में हुई है? प्राकृत भाषा में। अब प्राकृत भाषा आ गई। अब धीरे धीरे आगे क्या हुआ? शब्दों का जो रूप है वो बिगड़ना प्रारंभ हो गया, यानी कि जैसे ये कोई भी
मैदानी भाग है, यदि इसमें ये भ्रंश शामिल होने लग गए, क्या भ्रंश पैदा होने लग गए, तो उसी प्रकार प्राकृत भाषा में भी क्या है, शब्दों का बिगाड़ना प्रारंभ हो गया, शब्द बिगड़ने लग गए। जब शब्द बिगड़ने लग गए तो एक नई भाषा का विकास हुआ, वो कौन सी है, अपभ्रंश। कौन सी भाषा है, अपभ्रंश भाषा। कौन सी भाषा निकल के आई, अपभ्रंश भाषा निकल के आई। तो अपभ्रंश भाषा की ही एक भाषा है कौन सी, शौरसैनी अपभ्रंश। तो इसकी एक भाषा कौन सी है, शौरसैनी अपभ्रंश। किसकी, अपभ्रंश भाषा की। अपभ्रंश भाषा कैसे निकल के आई, जब शब्दों का बिगड़ना रूप हो गया था, शब्द बिगड़ने लग गए थे, जब शब्दों का बिगड़ना प्रारंभ हुआ, अपभ्रंश शब्द से देखो, अपभ्रंश क्या हो गया, आपके जो शब्द हैं उनमें भ्रंश पैदा होने लग गए, यानी शब्द टूटने लग गए या शब्दों का रूप बिगड़ने लग गया। इससे कौन सी भाषा, इसका कौन सी भाषा दूसरा रूप है, शौरसैनी। शौरसैनी से किसका विकास हुआ है, हिंदी का। तो अपन ने देखा कि हिंदी भाषा का विकास कब जाके हुआ और कौन कौन किसी भाषा बीच में आई, अपन इसको एक बार मोस्टली रूप में इसको रिपीट कर रहे हैं। कौन से, हिंदी भाषा में इसको तीन दृष्टिकोणों में देखें, ऐतिहासिक, भौगोलिक और राजनीतिक। ऐतिहासिक दृष्टिकोण में देखते हैं तो सबसे प्राचीन भाषा कौन सी है, जगत जननी भाषा कौन सी है, संस्कृत। संस्कृत भाषा की दो थे, एक वैदिक संस्कृत और एक लौकिक संस्कृत। वैदिक संस्कृत थोड़ी कठिन होने से वैदिक संस्कृत में वेद और उपनिषदों का निर्माण हुआ था, लिखे गए थे। उनके बाद ये क्या यहीं तक ही सीमित रह गई, क्योंकि थोड़ी कठिन पड़ रही थी। इसके एक एक शब्द एक एक लाइन के होते थे, जिसको उच्चारण करना या उनका अर्थ समझने में दिक्कत हो रही थी, तो इधर कोई ध्यान नहीं गया, ये वहीं की वहीं रुक गई। और लौकिक संस्कृत थी, इसमें क्या है, शब्द अपने लोक के जो प्रचलित है आम जन में, वो शब्दों का मेल ज़्यादा होता चला गया। तो लौकिक के बाद कौन सी भाषा आई, पाली। पाली भाषा कौन से धर्म से है, बौद्ध धर्म से। पाली के बाद कौन सी भाषा आई, प्राकृत भाषा। प्राकृत भाषा कौन से धर्म से संबंध है, जैन धर्म से। अब प्राकृत भाषा में क्या है, शब्दों का बिगड़ना प्रारंभ हो गया, यानी शब्द का अपभ्रंश होने लग गया, शब्द टूट फूट के या और जैसे बिगड़े रूप में। अब इस अपभ्रंश का सबसे बड़ा एग्जाम्पल देखते हैं। अपभ्रंश भाषा का सबसे बड़ा एग्जाम्पल क्या है, जैसे रामेश्वर है, रामेश्वर। अब रामेश्वर है तो इसको बोलने में क्या हो रहा है, रामेश्वर शुद्ध रूप में है, लेकिन क्या है, अपने जो बिगड़ना शब्द बोला है, तो क्या किया, रामेश्वर को अपन ग्रामीण परिवेश में या अपने लोकल भाषा के बोलचाल में क्या कर दिया, रामेश्वर। क्या कर दिया, रामेश्वर। यानी शब्दों का बिगड़ना, शब्द बिगड़ने लग गए। ठीक है, तो क्या शब्द बिगड़ने लग गए तो क्या होगा, भाषा में अपभ्रंश पैदा होगा। तो कौन सी भाषा आई, अपभ्रंश भाषा। अपभ्रंश भाषा की ही एक भाषा है शौरसैनी। शौरसैनी भाषा जिसके हुआ है हिंदी का विकास, जिससे हिंदी भाषा आई है। ठीक है, आगे हो क्लियर। अब इसका आगे देखते हैं। अब आगे इसका अपन दूसरा दृष्टिकोण देखते हैं, कौन सा, भौगोलिक दृष्टिकोण। कौन सा देख रहे हैं अपन, भौगोलिक दृष्टिकोण। भौगोलिक दृष्टिकोण में क्या है कि ये कौन कौन से क्षेत्र में बोली जाती है। अपने हिंदी भाषा का विकास आ गया, हिंदी भाषा अपनी आ गई, अब उसको क्षेत्र में देखते हैं। तो इसको मुख्य रूप में बोले तो यह कौन से क्षेत्र की भाषा है, मध्य देशीय भाषा है। मध्य देशीय, कौन सी भाषा है, मध्य देशीय भाषा। अक्के देश के मध्य भाग में बोली जाती है। ठीक है, अब मध्य भाग में जैसे ये नहीं है कि मध्य भाग को बोले, तो ये नहीं है कि देश का बिल्कुल जो बीच का जो सेंटर है या बिल्कुल मध्य है उसी को अपन लेके चले। तो इसके अंदर अपन मोस्टली रूप में अपन देखते हैं कौन कौन से राज्यों में बोली जाती है। तो सबसे पहले अपन देखें राजस्थान, राजस्थान। राजस्थान के बाद एमपी मध्य प्रदेश, यूपी, छत्तीसगढ़, झारखंड, झारखंड के बाद बिहार। ठीक है, बिहार, हरियाणा, दिल्ली, और एक और है जो आपने सुना होगा,
अब कि जो हाँ हिंदी भाषा बोली जाती है वो एक क्षेत्र कौन सा है जो शायद आपने कभी नहीं पढ़ा होगा, वो है एक अपन ने जो द्वीप समूह देखा है, द्वीप समूह में कौन सा, अंडमान निकोबार द्वीप समूह है ना, निकोबार द्वीप समूह, यहां भी हिंदी भाषा बोली जाती है। तो ये क्या है, लगभग पूरा भारत का मध्य क्षेत्र आ गया। तो इस क्षेत्र में जो भाषा बोली जाती है ये क्या है, भौगोलिक क्षेत्र हो गया इसका। अगर इस क्षेत्र में ये भाषा बोली जाती है तो क्या लगभग मध्य देश हो गया, भारत के मध्यतम राज्य हो गए सारे। तो कौन सी होगी ये, मध्य देशीय भाषा होगी। अब इसको अपन एक संवैधानिक छोटा सी है उसको और देखते हैं, यानी कि राजनीतिक दृष्टि से और देख लेते हैं। अब इसको क्या राजनीतिक दृष्टि से इसको देखते हैं अपन, या इसको अपन संवैधानिक दृष्टि भी बोल देते हैं। तो संवैधानिक दृष्टि से अपन भाषा को देखें तो ये बहुत है, जीके के लिए विशेष ध्यान दे लेना, ये सब्जेक्ट के लिए कोई संबंध नहीं रखती है। तो इसमें क्या है कि संवैधानिक दृष्टि में हमारे संविधान में हिंदी भाषा को कहाँ क्या क्या महत्व दिया गया है। तो ये देखो, सबसे पहले है अनुसूची 8, कौन सी है, अनुसूची 8 में कितनी भाषाओं का वर्णन है, 22 भाषाओं का वर्णन है, जिसमें एक अपनी हिंदी भी है। ठीक है, संविधान में एक तो अनुसूची 8 में दिया गया है हिंदी भाषा को स्थान, और एक दिया गया जो राजभाषा घोषित की थी, इसको राजभाषा बताया था, राजभाषा। तो राजभाषा कहाँ है संविधान के अंदर, राजभाषा संविधान के भाग 17 में, भाग 17 में। और अनुच्छेदों की बात करें तो अनुच्छेद 343 से 351, इन दो जगह संविधान के अंदर हिंदी भाषा को वरीयता दी गई है। इन दो जगह संविधान के अंदर हिंदी भाषा का प्रयोग किया गया है कि हाँ हिंदी भाषा कुछ है। तो संविधान के अंदर सिर्फ इन दो जगह ही इसको शब्द का वर्णन किया गया है, बाकी क्योंकि 22 भाषाएं को मान्यता दी गई है, इसलिए अकेले हिंदी को तो कुछ नहीं है, लेकिन हिंदी का अपना स्थान इन दो जगह पे दिया गया है। अब इसमें एक अपने परिभाषिक शब्द आते हैं, उसमें देखते हैं अपन एक बार कौन कौन से हैं। एक जैसे अपन बोलते हैं बोली, बोली, बोली के बाद भाषा, भाषा के बाद मातृभाषा, मातृभाषा के बाद राजभाषा, राजभाषा के बाद राष्ट्रभाषा। अब ये क्या क्या होते हैं, अब अपन इसको देखते हैं। सबसे पहले अब की जो ये बोली है, बोली और भाषा को देखें। एक बोली का क्या है, क्षेत्र सीमित होता है, बोली का क्या है, एक छोटे क्षेत्र में बोली जाती है जिनका क्षेत्र सीमित होता है। और जैसे जैसे इसका क्षेत्र बढ़ता जाता है वैसे वैसे क्या है, जो इसका क्षेत्र बढ़ेगा तो जो किसका रूप ले लेगी, ये भाषा का रूप, क्योंकि भाषा का क्षेत्र थोड़ा विकराल होता है और बोली का थोड़ा छोटा। ठीक है, और मातृभाषा क्या होती है, कि अपनी माँ की भाषा, जो कि क्या है माँ की बोले और परिवार की, इन दोनों की भाषा आती है। राजभाषा क्या होती है, कि जिसमें राजकार्य किए जाएं, राजकार्य किए जाएं, वो राजभाषा होती है। राष्ट्रभाषा यानी कि राष्ट्र के अधिकतर लोग, संपूर्ण राष्ट्र कह दो या आधे से ज़्यादा लोग जो बोलते हैं वो भाषा क्या होगी, राष्ट्रभाषा। अब अपन इन भाषा को, हिंदी भाषा का आ गई है, अब कैसे इसका विकास हुआ और भाषा क्या है, तो अब अपन नेक्स्ट क्लास के अंदर पढ़ेंगे क्या, इसके जो मेन बिंदु आ गए अपन व्याकरण के ऊपर आ जाएंगे। तो कल से अपन क्या शुरू करेंगे, अपनी व्याकरण शुरू करेंगे। ठीक है, थैंक यू कल के लिए।